आज की सभा में उपस्थित मुंगेली के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सम्माननीय माताओं, बहनों, विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं मुंगेली की भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति शाखा का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यह व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला। विशेष रूप से हमारे भारत स्वाभिमान के जो मुंगेली इकाई के अध्यक्ष हैं भाई श्री जेठमल जी, उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे उपाध्यक्ष हैं भाई श्री पदमचंद जी, उनका बहुत आभारी हूँ। महामंत्री हैं श्री रविंद्र जी, उनका आभारी हूँ। जो कोषाध्यक्ष हैं भाई श्री विजय जी, उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे संरक्षक डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक और दूसरे संरक्षक श्री श्रीकांत जी, उनका आभारी हूँ। हमारे योग शिक्षक भाई श्री विवेक पाठक जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो सभी सदस्य हैं भाई श्री प्रद्युम्न जी, अशोक जी, विवेक जी, भोजराज जी, अशोक गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, भुवनेश जी, आकाश जी, प्रदीप जी और दुर्गालाल जी, इन सबका आभारी हूँ। यहाँ समन्वय भक्ति संस्था की तरफ से जो प्रस्तुति की गई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भाई श्री रविशंकर जी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भाई श्री नीलकंठ जी, सचिव श्री कमल किशोर जी, सह सचिव श्री सतपाल जी, और जो कलाकार जी, जो कलाकारों ने प्रस्तुति दी, भाई पीर मोहम्मद, भाई संजय जी, भाई सुनील जी, भाई हरेंद्र, भाई तनवीर, भाई रघुवंश और मंच संचालन श्री संजय भाई, बहुत आभार आप सभी का। जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है कि भारत की जो गंभीर समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सब समस्याओं का समाधान करना। एक तरफ हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक स्वस्थ हों और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारा देश भी स्वस्थ हो। एक और हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक सुखी हों, दूसरी तरफ देश भी हमारा सुखी हो। यही दो उद्देश्य पूरे करने के लिए आंदोलन ये शुरू हुआ। आपके मन में सवाल आएगा कि भारत के सब नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम सभी को योग प्राणायाम सिखाना चाहते और आयुर्वेद के बारे में उनको जानकारी देना चाहते। अगर हर व्यक्ति को आयुर्वेद के बारे में थोड़ी जानकारी हो और योग प्राणायाम करने का सभी लोग अभ्यास डालें तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, निरोगी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में 7 बजे तक योग कक्षा लगाते हैं और टेलीविजन चैनल के माध्यम से करोड़ों भारतवासी रोज उसे देखते हैं, सीखते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि टीवी के माध्यम से योग कक्षाएं गांव-गांव लगाकर में ये सवाल आ सकता है कि इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है कि भारत इस समय बहुत बीमार है और भारत के लोग बहुत बीमार हैं और बीमार देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। बीमार परिवार जैसे हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, वो हमेशा विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है। वैसे ही बीमार देश भी दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ जाता है। हमारा देश इस समय बहुत बीमार है। अपने देश की जो सरकार है, इसके आंकड़े अगर आपसे मैं बात करूं, सरकार कहती है भारत की कि 120 करोड़ भारतवासी हैं कुल पूरे देश में। माने हमारी जनसंख्या 120 करोड़ है और इसमें 100 करोड़ लोग बीमार हैं। 80% आबादी हमारी बीमार है। इसको ऐसे समझिए कि भारत में कुल जितने परिवार हैं, अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, ऐसे करीब 25 करोड़ के आसपास परिवार हैं और हर परिवार में 4 व्यक्ति बीमार हैं। बहुत खराब स्थिति है देश की।
और बीमारियां भी भयंकर हैं। जैसे 5,70,00,000 भारतवासियों को डायबिटीज का बीमारी है, जो जल्दी ठीक ही नहीं होती। 4,80,00,000 भारतवासियों को हृदय रोग की बीमारी है। 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, जिसमें से हर साल 25 लाख मर जाते हैं। 12 करोड़ भारतवासी हैं जिनको आंखों के रोग हैं। किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी को काला पानी, आंखों में काला मोतिया जिसको हम कहते हैं, किसी को रात में नहीं दिखता, किसी को दिन में नहीं दिखता, किसी को रंगों का अंतर पता नहीं चलता, किसी को रेटिनल डिटैचमेंट। ऐसी आंखों की बीमारियां 12 करोड़ लोगों को है। 14 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिनको छाती के रोग हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। करीब 17 करोड़ भारतवासी हैं जिनको घुटनों में दर्द है, जिसको हम गठिया कहते हैं, संधिवात कहते हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, लो बीपी। और हर समय बीमार रहें ऐसे 27 करोड़ भारतवासी हैं जिनको हर समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, चिकनगुनिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, ऐसी बीमारी होती ही रहती है हर समय। ऐसे 27 करोड़ है। और सबसे खराब बात है, अपने भारत में 40 करोड़ माताएं और बहनें इतनी बीमार हैं कि उनके शरीर में खून की बहुत कमी है। खून की कमी की जो बीमारी है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, वो भारत में 40 करोड़ माताओं को है। और इस बीमारी के कारण परिणाम क्या निकलता है कि जो माताओं को खून की कमी है, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं वो सब विकलांग होते हैं, भूख से मरते हैं, तड़प तड़प के जिंदगी बिताते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मां के शरीर में खून की कमी होती है, उस मां के शरीर में सभी चीज की कमी होती है। उस मां के शरीर में कैल्शियम कम होगा, उस मां के शरीर में आयरन कम होगा, उस मां के शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, उस मां के शरीर में विटामिन की कमी होगी, उस मां के शरीर में मिनरल्स नहीं होंगे, उस मां के शरीर में हर तरह की कमी आती है। जब खून कम हो जाता है तो सब चीज कम हो जाती है। और खून कम होने से दूध भी कम होता है। और जिन माताओं को दूध भरपूर नहीं होता या नहीं बन पाता, उनके बच्चे बिना दूध के मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। बहुत दुखद स्थिति है अपने देश में। हर साल 56 लाख बच्चे भूख से मरते हैं, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं। एक तो वो बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि उनकी मां के शरीर में खून की कमी है, तो बच्चे भी कमजोर होंगे, वजन कम होता है, ताकत कम होती है, और शरीर से मां के बाहर आने के बाद उनको पेट भर के दूध भी नहीं मिलता, तो वो भूख से मर जाते हैं। हमारे देश में इससे भी ज्यादा खराब बात है कि हर साल 80 से 90 लाख बच्चे मानसिक और शारीरिक विकलांग हो जाते हैं। आपको अगर अंदाजा लगाना हो तो एक साल में अपने देश में 2 करोड़ 38 लाख बच्चों का जन्म होता है हर साल, और इसमें से 56 लाख बच्चे भूख से मरते हैं। 80 से 90 लाख बच्चे विकलांग होते हैं, शारीरिक और मानसिक विकलांगता आती है। माने हर साल लगभग हमारे 1.5 करोड़ बच्चे जो देश का भविष्य हो सकते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। जो बच्चे शारीरिक और मानसिक विकलांग हो जाते हैं ना, वो पूरे जीवन भर देश के ऊपर बोझा हो जाते हैं। वो न देश के लिए बहुत काम कर पाते हैं, न अपने लिए कुछ कर पाते। और यही स्थिति पूरे देश में तब है जब हमें आजादी मिले हुए 64 साल हो गए, तो भी इतना बुरा हाल देश में। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इतनी बीमारियां क्यों हैं अपने देश में? कारण इसका क्या है? कारण इसका यह है कि बहुत गरीबी है अपने यहाँ भारत में, और 84 करोड़ लोग किसी भी तरह की दवा नहीं खा पाते गरीबी के कारण। हम बीमार पड़ते हैं तो दवा खा सकते हैं, ठीक हो जाए,
लेकिन दवा खरीदने के पैसे ही नहीं। ऐसे 84 करोड़ हैं भारत में लोग। हमारी भारत सरकार कहती है कि 120 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ भारतवासी इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। मात्र 20 रुपए भी नहीं है उनके पास। एक महीने में उनकी आमदनी 536 रुपए से कम है। ऐसे 84 करोड़ लोग हैं इस देश में। भैया फोन करना है तो पीछे जाइए। अगर आपको फोन पे बात करनी है तो पीछे, मेरे सामने बैठ कर। सामने कोई भी बैठे तो प्लीज अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। हम 84 करोड़ भारतवासियों की गरीबी के बारे में सरकार कहती है कि वो इतने गरीब हैं कि कोई दवा नहीं खरीद सकते, पैसे ही नहीं उनके पास। न वो एलोपैथी की दवा खरीद सकते हैं, ना आयुर्वेद की खरीद सकते हैं, ना होम्योपैथी की। बहुत गरीबी है, पेट भर के खाना भी नहीं मिलता उनको तो 84 करोड़ लोगों को। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है देश में। और इस गरीबी के कारण बहुत सारे लोग बिना दवा के मर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता उनका। और ये गरीबी पिछले 64 सालों से बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। आजादी आई तब भारत में 5 करोड़ लोग गरीब थे 1947 में, अब 84 करोड़ हो गए। माने गरीबी हमारी करीब 16 से 17% के बीच में बढ़ गई, जबकि जनसंख्या हमारी सिर्फ 3 गुनी बढ़ी। जब हम आजाद हुए थे तो 33 करोड़ की आबादी थी, अब हम 120 करोड़ हैं, तो लगभग 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी। लेकिन गरीबी 16 से 17 गुनी बढ़ गई। जनसंख्या से भी बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है। और ये खोरी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी। हमारे भारत में क्या होता है कि हम हर साल सरकार को टैक्स भरते और अपने जीवन के खून पसीने की कमाई से सरकार को हम टैक्स देते हैं। और टैक्स हम बहुत ज्यादा देते हैं। दुनिया में कोई देश के लोग इतना टैक्स नहीं देते जितना हम देते हैं। अमेरिका में हम जाएं, कनाडा में जाएं, ब्रिटेन में, फ्रांस में, कोई भी देश में चले जाएं तो वहां लोग 2 या 3 तरह के टैक्स देते हैं। एक इनकम टैक्स होता है वहां पे, एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है, और कहीं कहीं किसी देश में लोकल टैक्स होता है। तो 2-3 तरह के टैक्स भरने पड़ते हैं दुनिया के सभी देशों में। लेकिन भारत में 64 तरह के टैक्स हमें भरना पड़ता है हर साल। हमारी आमदनी है उस पर हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह अगर हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है। हम कोई सामान खरीदते हैं उस पर हमको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, उत्पादन कर देना पड़ता है, बिक्री कर देना पड़ता है, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है। सड़क पे चलते हैं तो रोड टैक्स देना पड़ता है, पुल पे जाते। हमने एक दिन, मैंने क्या किया, जितने टैक्स हम देते हैं उसकी सूची बनाई तो 64 तरह के टैक्स हम देते हैं। और ये टैक्स में हर साल हम सरकार को 8.5 लाख करोड़ रुपए दे देते हैं, केंद्र सरकार 8,50,000 करोड़, और फिर राज्य सरकार को अलग से देते हैं। हमारे यहाँ केंद्र सरकार अलग टैक्स लेती है, राज्य सरकार अलग लेती है। तो हम राज्य सरकारों को भी टैक्स देते हैं, फिर नगर पालिकाओं को देते हैं। नगर पालिका अलग से टैक्स लेती है, और कभी कभी तो जिला पंचायत और नगर पंचायतों को भी दे देते हैं, कभी ग्राम पंचायत भी ले लेती है। तो एक बार मैंने हिसाब निकाला कि सारे भारतवासी एक साल में 8.5 लाख करोड़ का टैक्स तो केंद्र सरकार को देते हैं, फिर राज्य सरकारों को, फिर नगर पालिकाओं को, सब अलग अलग टैक्स। एक आदमी साल में औसतन करीब 11 से 12 हजार रुपए टैक्स देता है। आप सब एक एक व्यक्ति, मैं भी शामिल हूं आपके। हम टैक्स देते हैं, क्यों देते हैं? सरकार हमारी मदद करे। इसके लिए मदद क्या चाहिए? हम बीमार पड़े तो हमारा इलाज हो जाए, चलने के लिए हमें सड़क मिले, ठीक से बिजली मिले, पानी मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार की व्यवस्था हो, इसीलिए टैक्स देते हैं।
लेकिन हमारी जो सरकार है ये टैक्स के पैसे तो हमसे ले लेती है और उसी पैसे में से सारे नेता भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, लूटमार कर लेते हैं। तो टैक्स तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारा पैसा ये नेता खा जाते हैं, अधिकारी खा जाते हैं। आपको मालूम है कितना पैसा खा जाते हैं? हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। वो ये कहा करते थे कि जब कोई आदमी 1 रुपए टैक्स देता है और बदले में हम उसे 1 रुपए खर्च करते विकास के लिए, तो उस गरीब आदमी को 15 पैसा ही मिलता है। 1 रुपया तो ले लिया सरकार ने आपसे, अब उस 1 रुपए के बदले में सरकार आपको 15 पैसे देती है। इसका माने 85 पैसा आपका खा जाते हैं नेता और अधिकारी। आप सोचो जब हर 1 रुपए में से 85 पैसा लूट लिया जाएगा, क्यों दिए कि कारखाने लगे, रोजगार मिले, सड़क बने, बिजली की सुविधा मिले, पानी की सुविधा मिले, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, सब काम के लिए ही तो टैक्स देते हो। लेकिन उस टैक्स में से 85% सरकार के नेता और अधिकारी लूट लेते, 15% बचता है, उसमें हमारा कुछ नहीं हो पाता। न शिक्षा हो पाती है, न स्वास्थ्य, न चिकित्सा, न कुछ। इसलिए भारत गरीब का गरीब है और गरीबी बढ़ रही है। इसका कारण ही है कि ये जो लूटखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, इसके कारण ये समस्या है। ये हमारी गंभीर समस्या है। दुनिया के सारे बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ये गरीबी जब आ जाती है तो सारी समस्या हमें करना है। उसके लिए हमने सोचा है कि जिनके पास पैसे नहीं है खर्च करने को, वो कुछ ऐसे इलाज करें जिसमें पैसे ही खर्च ना हो। दुनिया में ऐसे भी इलाज होते हैं जिनमें पैसे खर्च नहीं होते। तो भारत के जो 84 करोड़ लोग हैं वो ऐसी चिकित्सा करें जिसमें उनका पैसा खर्च ना हो, और उसी चिकित्सा को हम सिखा रहे हैं प्राणायाम, योग, इसके नाम से। योग और प्राणायाम ऐसी चिकित्सा है जिसमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। कोई भी आदमी कर सकता है, गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। इसमें बस एक ही काम करना पड़ता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को सीखना है। कैसे सांस ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है। तो हम हर आदमी को सिखा रहे हैं कि भाई आप प्राणायाम कर लो, योग कर लो, ताकि पैसे ना हो तो भी आपकी बीमारी ठीक हो जाए। और या फिर भारत के लोगों को ऐसी दवाएं बताई जाए जो बिना पैसे के मिलती है, तो वो अपना इलाज कर सकते हैं। बिना पैसे की क्या दवाएं मिलती हैं? आयुर्वेद की दवाएं हमारे देश में लगभग सभी बिना पैसे में मिलती हैं, क्योंकि वो भगवान ने हमको दी है, प्रकृति ने दी है। और भगवान जो भी कुछ देता है, प्रकृति से जो कुछ मिलता है, वो सब निःशुल्क होता है। प्रकृति ने हमको हवा दी है, पानी दिया है बारिश का, धूप हमको दी है। प्रकृति ने तरह तरह के पेड़ पौधे दिए हैं जिनके पत्तों से हम दवा बना सकते हैं, जड़ से दवा बना सकते हैं, फल से दवा बनता है, फूल से दवा बना सकते हैं। तो ऐसी कई दवाएं हैं आयुर्वेद में जो भगवान की दी हुई है, निःशुल्क है। तो या तो हम लोगों को ये बताएं कि भाई ये दवा खाओ जिसमें पैसे खर्च नहीं होते, और या उनको योग प्राणायाम सिखाएं। ये 2 रास्ते हैं हर गरीब आदमी को स्वस्थ बनाने के। तो इन्हीं दोनों रास्तों को सिखाने बताने के लिए हम लोग गांव-गांव घूमते हैं। आप भी अगर इनके बारे में जान लो तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी कई गंभीर बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके बारे में ये भी बताऊंगा कि उनका इलाज कैसे किया जाए बिना पैसा खर्च किए हुए। एक पैसा भी आपका खर्च ना हो और आपकी हर बड़ी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे कुछ इलाज हमारे आयुर्वेद में, योग प्राणायाम में है।
उन्हीं इलाजों को बताने के लिए हम सभी भारत में घूमते हैं गांव में। परम पूजनीय स्वामी जी भी इसी कार्य के लिए पूरे देश में प्रवास करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास कोई डायरी है, कोई पेपर है, कागज है, नोटबुक है, तो आप निकाल लो और वो इलाज लिख लो, क्योंकि ये इलाज आपके भी काम आएंगे, आपके पड़ोसियों के भी काम आएंगे। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। और योग प्राणायाम तो पूरी चिकित्सा पद्धति ऐसी ही है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो अगर ये बातें आपको पता हो तो आप भी दूसरों को बताएं, और जो दूसरों को आप बताएं वो दूसरों को बताएं। इस तरह से ये बात आगे बढ़े। तो मैं आपको कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज बताता हूं। सबसे गंभीर बीमारी इस समय देश में डायबिटीज है, शुगर की बीमारी। 5,70,00,000 लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और 3 करोड़ को होने वाली है बहुत जल्द। मैंने 8,70,00,000 लोग इस बीमारी के शिकार हैं। और ये बीमारी आ जाए ना शरीर में तो पूरा शरीर खोखला हो जाता है। ये डायबिटीज की बीमारी में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ऐसी बीमारी है जो आपको चुप पता ही ना चले कि आप मर गए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंट किलर, चुपचाप मार डाले। ऐसी बीमारी ये चुपचाप कैसे मारती है? जिनको डायबिटीज हो जाती है ना, अंदर ही अंदर उनकी दोनों किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे, पता ही नहीं चलता। जिनको डायबिटीज हो जाती है उनका लीवर खराब, जिनको डायबिटीज हो जाती है उनका खून खराब हो जाता है। और खराब खून जो है ना खतरनाक होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना। और इसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, नपुंसकता आ जाती है, अंधापन आ जाता है। डायबिटीज आ गया तो कुछ भी हो सकता है, ये समझ लो। और इस बीमारी का इलाज हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते। अगर किसी भी बड़े डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो कहेगा इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ या इंसुलिन की गोली खाओ। ये जो इंसुलिन है ये डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज का मरीज अगर 25-30 साल जिंदा रहे तो इंसुलिन उसको 15 साल में ही मार डालती है, क्योंकि इंसुलिन और जल्दी खराब करती है शरीर को। जितने लोग इंसुलिन लेते हैं सब बुरी हालत में जाकर मरते हैं डायबिटीज से। शरीर सड़ जाता है, अंग गल जाते हैं, खतरनाक ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी बीमारियां आ जाती हैं इंसुलिन से। तो अगर आपकी पहचान में कोई व्यक्ति है ऐसा जो डायबिटीज का मरीज है और इंसुलिन ले रहा है तो उससे मना करना कि ये मत लो, अच्छी बात। तो फिर पूछेगा मैं क्या करूं? तो उसको बताना कि इलाज करो योग और प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से। क्या करें? प्राणायाम करना है डायबिटीज के मरीजों में। सभी को बताना है कि 3 प्राणायाम करें रोज 1 घंटे। एक प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका, 5 मिनट हर दिन सवेरे खाली पेट। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, वो करना है 30 मिनट आधा घंटे हर दिन सवेरे खाली पेट। और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, वो करना है हर दिन आधा घंटे। तो पहला है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा अनुलोम। वैसे तो 8 प्राणायाम हम सिखाते हैं सबको, लेकिन आप जो मरीज है ना उनको कहो कि 8 करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो 3 तो जरूर करने पड़ेंगे। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे। भस्त्रिका कैसे होता है? आराम से बैठ गए, जैसे मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, और आपकी जो पहली उंगली है और ये अंगूठा, ये इस तरह से स्पर्श कर लिया, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। आप इसमें आराम से बैठ गए।
और धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। यही प्राणायाम है भस्त्रिका। बस यही करना है, 5 मिनट करना है लगातार, रुकना नहीं। फायदा इसका तब ज्यादा होता है, 5 मिनट लगातार हो, कोई भी कर सकता है आराम से बैठ के। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। वो क्या होता है? झटके से सांस बाहर निकालते हैं, ताकत के साथ, झटके के साथ सांस को बाहर निकालते हैं। और सांस लेने के बारे में नहीं सोचते, बस निकालने के बारे में सोचते। लेने का काम तो अपने आप हो जाता है, आपको निकालना है। और जब सांस निकालेंगे तो ये जो पेट है ना, ये अंदर घुसेगा। मैं एक करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। ये है कपालभाति। कितनी देर करना है? आधा घंटा लगातार। अगर कोई इसे आधा घंटा कर लेगा, बहुत प्रभावी है डायबिटीज में। इतना बढ़िया ये प्राणायाम है। जिनको भी डायबिटीज 20-20 साल से, और जिनकी 20 साल से इंसुलिन। इसके बाद तीसरा प्राणायाम क्या करना है? अनुलोम विलोम। उसमें क्या है? जो दाहिनी नाक है उसको दाहिने अंगूठे से बंद करें, दाहिनी नाक, और बाईं नाक से पूरी सांस निकालना है बाहर, और बाईं नाक से फिर सांस भरें और दाहिनी से निकालना है। फिर दाहिनी नाक से भरें और बाईं से निकालना है, फिर बाईं से भरें, दाहिनी से निकालना है। ऐसे एक बार करके दिखाता हूं। बस इसी को करते रहें। इसको कितनी देर करेंगे? आधा घंटे। तो ये हो गया अनुलोम विलोम। इसके पहले वाला कपालभाति और उसके पहले भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम रोज 1 घंटे करना, 1 घंटा 5 मिनट। और इसके साथ में एक आयुर्वेद की दवा ले सकते हैं। वो दवा आप लिख लो। ये दवा क्या है? मेथी दाना हमारे घर में है, उसको लेना 100 ग्राम, और इसको पत्थर में पीस के पाउडर बना लेना। 100 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना वही है जो हम अचार में डालते हैं, आम के अचार में डालते हैं, नींबू के अचार में डालते हैं, सब्जियों में डाला जाता है, वही मेथी दाना। 100 ग्राम मेथी दाना ले लें, पत्थर में पीस के पाउडर बना लें। दूसरी एक दवा है 100 ग्राम तेज पत्ता। तेज पत्ता भी हमारे घर में है, मसाले के रूप में हम इस्तेमाल करते। इसको धूप में सुखा लें और पत्थर में पीस के पाउडर बना लें। तेज पत्ता 100 ग्राम। फिर एक तीसरी दवा है 150 ग्राम जामुन की गुठली, जामुन का बीज। जामुन का फल तो हम सभी खाते ही हैं, उसका जो बीज निकलता है वो फेंकना नहीं, बहुत काम की चीज है डायबिटीज के लिए। और बाजार में भी मिल जाता है जामुन का बीज खरीदने से, तो बहुत सस्ता है। 150 ग्राम जामुन का बीज, और 250 ग्राम लेना है बेल पत्र का पत्ता। बेल पत्र वही जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। तो 250 ग्राम ले लिया बेल पत्र पत्ता, 150 ग्राम ले लिया जामुन का बीज, 100 ग्राम ले लिया तेज पत्ता, 100 ग्राम मेथी दाना। चारों को पीस लें पत्थर में, और ये आपस में मिला लें। पीसने के बाद ये सब मिला देंगे, तो ये दवा तैयार हो गई डायबिटीज की। अब इसको खाएंगे कैसे? ये 1 चम्मच खानी है सुबह खाना खाने से 1 घंटे पहले। सुबह खाने का मतलब है नाश्ता, नाश्ते से 1 घंटे पहले सुबह। और शाम को भी ये लेनी है खाने से 1 घंटे पहले।
शाम का खाना जिसको डिनर कहते हैं उससे 1 घंटे पहले, और सुबह का खाना नाश्ता उससे 1 घंटे पहले। और ये हमेशा लेना है गर्म जल के साथ लेंगे तो लगभग 1.5 से 2 महीने में सबकी शुगर ठीक हो जाती है। डायबिटीज 2 महीने से ज्यादा किसी को समय नहीं लगेगा ठीक होने में। आराम से आप अपनी बीमारी ठीक कर लेंगे। अब प्राणायाम करने में तो खर्चा कुछ नहीं होगा, और ये जो दवा बनाओगे इसमें भी मुश्किल से 20 या 25 रुपए खर्च होगा, क्योंकि मैंने ये कई बार खुद बना बना के लोगों को दी है। तो मैंने अपने घर में कई बार बना के देखा, 20-25 रुपए के बीच में खर्च होता है ये पूरी दवा बनाने। और ये दवा 1-1 चम्मच खानी है सुबह शाम, तो 3 महीने चलती है। इतनी दवा जो मैंने बताई। अब बेलपत्र लाओगे ये तो मुफ्त में मिल जाएगा, इसके तो पैसे नहीं लगेंगे। और जामुन अगर आप खा के गुठली सुखा लोगे ये भी मुफ्त का ही पड़ेगा। लेकिन खरीदना भी पड़े तो 150 ग्राम जामुन 7-8 रुपए में मिल जाता है, और 100 ग्राम मेथी दाना 5-7 रुपए का मिल जाता है, 100 ग्राम तेज पत्ता 10-12 रुपए का, तो 20-25 रुपए में। अब इतना सस्ता इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है डायबिटीज का। ये बहुत सस्ता है और बहुत प्रभावी है। ये इलाज जिसने भी किया है सब लोग ठीक हो गए, सबकी शुगर ठीक हो गई। तो ये आप कभी करो, आपको जरूरत पड़े, नहीं तो जिनको जरूरत है उनको बता दो उनको। अपने भारत में 5 करोड़ 70 लाख लोगों को इस इलाज की जरूरत है। तो जब भी कोई मिले आपको कि जिसको डायबिटीज है उसको बता दो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इस इलाज को परहेज है, सावधानी है, वो ये है कि चीनी नहीं खानी है जब तक ये इलाज चलेगा। चीनी बंद कर दे, न चाय में चीनी लेंगे, न दूध में चीनी लेंगे, न दही में लेंगे, न चीनी की मिठाई खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे। ये एक सबसे बड़ा परहेज है इस दवा। आप पूछोगे जी चीनी क्यों नहीं खा सकते? चीनी बहुत खराब चीज है। चीनी की खराबी जानते हैं क्या है? चीनी बनती है एक ऐसे जहर से जिसका नाम है सल्फर। ये सल्फर को आप अंग्रेजी में तो समझ नहीं पाएंगे, सरल भाषा में समझाता हूं। सल्फर का मतलब होता है गंधक। गंधक का मतलब होता है दिवाली पे चलाए जाने वाले पटाखों का मसाला। अब समझ में आया? ये बच्चे जो दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं, बम चलाते हैं, अनार चलाते हैं, ये सभी गंधक से बनते हैं सारे। और यही गंधक से चीनी बनती है, बिना गंधक के चीनी नहीं बनती। तो आप जब चीनी खाते हो तो ये गंधक आपके पेट में जाती है, और ये गंधक है ना, ये खून में जमा हो जाती है। और गंधक ऐसी खतरनाक वो है रसायन कि ये चली तो जाएगी पेट में, निकलती नहीं पेट के बाहर। हमारे शरीर में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत सलत खा लें तो वो बाहर निकल जाता है, या तो पेशाब के रास्ते निकलता है, या तो पसीने के साथ निकलता है, या तो मल के साथ जो हम सुबह टट्टी करते हैं उसके साथ निकल जाता है। तो भगवान ने शरीर में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बहुत सारी गंदगी हमारी निकल गंदगी है, ये किसी से नहीं निकलती बाहर। न पेशाब के रास्ते निकलती है, न टट्टी में निकलती है, न पसीने से बाहर निकलती है। और हम चीनी खाते जाते हैं, ये अंदर जमा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है खून में, क्योंकि जो भी गंदगी जमा होती है वो खून में ही जमा होती है। और फिर खून धीरे धीरे इस गंदगी के कारण खराब होना शुरू होता है। और जब सल्फर से खून खराब होता है तो सबसे पहले खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको मोटापा आएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हाई बीपी हो जाएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ये एक कोलेस्ट्रॉल है ना 103 बीमारियां पैदा कर देता है। इसलिए चीनी सबसे खराब चीज है जो हम खाते हैं। तो ये डायबिटीज के रोगी कभी भी चीनी ना खाएं।
क्योंकि जहर तो जहर ही है, आज नहीं है आपको कल हो जाएगी इसी चीनी को खाते खाते। सबसे मेरा निवेदन है कि चीनी तो कोई ना खाए। अब आप पूछेंगे भाई क्या खाए, तो गुड़ खाओ, गुड़ मिलता है कि नहीं, वो चीनी से अच्छा है। गुड़ में और चीनी में क्या क्या अंतर है ये मैं समझाता हूं। हमारे शरीर में जो कुछ भी हम खाते हैं ना, वो कुछ फायदा देती है। कोई चीज ऐसी है जिससे आपके शरीर को कैल्शियम मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे फास्फोरस मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे पोटेशियम मिलता है। ऐसे 18 तत्व होते हैं, हर चीज से कुछ ना कुछ मिलता है। किसी से विटामिन मिलता है, किसी से प्रोटीन मिलते हैं, है ना। लेकिन चीनी से कुछ नहीं मिलता, इसको ध्यान से सुनो। चीनी एक अकेली चीज है जिसको खाने से कुछ नहीं मिलता, न कैल्शियम, न आयरन, न फास्फोरस, न मैग्नीशियम। जो मिलता है वो सल्फर है और वो जहर है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जो काम की चीज है वो कुछ नहीं मिलती चीनी से, क्योंकि चीनी में कोई अच्छी चीज है ही नहीं। चीनी में कोई प्रोटीन नहीं है, चीनी में कोई विटामिन नहीं है, चीनी में कोई सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन आदि आदि नहीं। चीनी में बस एक ही है जो जहर है, वो सल्फर। और दूसरी चीनी में चीज है वो है मीठापन। लेकिन ये जो चीनी का मीठापन है, इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं सुक्रोज। विज्ञान में चीनी के मीठेपन को कहते हैं सुक्रोज। और ये सुक्रोज वो मिठाई है जो कभी भी हजम नहीं हो सकती किसी को। मनुष्य को तो होती नहीं, जानवरों को भी नहीं हो सकती। सुक्रोज हजम नहीं होता। ये ऐसी मिठाई है जो खाते लोग मीठापन लगेगा लेकिन हजम नहीं होगी। हजम होने से मतलब कोई भी चीज जब हजम होती है तो वो हमें खून देती है, खून बढ़ाती है। चीनी के हजम होने की कोई संभावना नहीं होती शरीर में, क्योंकि इसमें जो सल्फर है वो इसे हजम नहीं होने देता। अब दो बातें हमेशा याद रखना। कोई चीज जब हजम होती है तो खून बढ़ाती है, और जब वो चीज हजम नहीं होती तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल माने कचरा, कीचड़, गंदगी। तो चीनी खाओगे तो कचरा बढ़ेगा शरीर में, कोलेस्ट्रॉल। तो चीनी मत खाओ। अब आए गुड़। गुड़ में क्या है? गुड़ में वो सब चीज है जो हमारे शरीर को फायदा देती है। गुड़ में कैल्शियम है, गुड़ में आयरन है, गुड़ में फास्फोरस है, गुड़ में मैग्नीशियम है, गुड़ में मैग्नीज है, गुड़ में सोडियम है, गुड़ में पोटेशियम है। हमें जो चाहिए वो सब गुड़ में है और चीनी में कुछ नहीं। आप बोलोगे ये चक्कर क्या है? चीनी भी गन्ने के ही रस से बनती है और गुड़ भी गन्ने के ही रस से बनता है। बनते दोनों एक ही चीज से है ना। और चीनी में कुछ नहीं और गुड़ में सब कुछ। ये चक्कर ऐसा है कि जब चीनी बनाई जाती है तो उसके बनाने के चक्कर में वो सब चीजें जो गन्ने में है वो निकल जाती है। चीनी बनाने की क्रिया इतनी खराब है कि उसमें हर अच्छी चीज निकल जाती है। गन्ने के रस में कैल्शियम है, गन्ने के रस में फास्फोरस है, गन्ने के रस में मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, लेकिन चीनी बनाने के चक्कर में ये सब बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि चीनी बनाने में 23 तरह के केमिकल डाले जाते हैं, वो इनको खत्म कर देते हैं। और गुड़ बनाते हैं तो गुड़ बनाने में कुछ नहीं होता, खाली गन्ने के रस को गर्म करते हैं और गर्म करते करते गुड़ बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा इतना करते हैं कि गुड़ बनाते समय थोड़ा दूध डाल देते हैं उसमें, ताकि उसकी सफाई हो जाए। और कुछ किसानों को मैंने देखा वो भिंडी का रस डाल देते हैं, तो भिंडी भी कोई खराब चीज नहीं है, हम उसे खाते हैं सब्जी के रूप में, और दूध तो है ही नहीं खराब। तो गुड़ बनाने में कोई ऐसी खराब चीज मिलाई नहीं जाती, इसलिए गुड़ में हर चीज है। और चीनी में खतरनाक 23 केमिकल्स मिलाते हैं। तो चीनी जहर है, गुड़ अमृत है। गुड़ खाओ, चीनी मत खाओ। और किसी भी चीज में चीनी मत खाना। चाय पीनी है गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो,
दही खाना है गुड़ का, मट्ठा पीना है, छाछ पीनी है गुड़ से पियो, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, खीर बनानी है गुड़ की बनाओ। कल मैंने गुड़ की खीर खाई, बहुत स्वादिष्ट। कल रात बिलासपुर में मैं एक प्रोफेसर साहब के घर में ठहरा हूं, उन्होंने गुड़ की खीर खिलाई, बहुत स्वादिष्ट। चीनी तो कुछ नहीं उसके साथ। तो आप गुड़ से खीर बना सकते हो, गुड़ का ये बना सकते हो, ये जो हलवा बनता है, लड्डू बनते हैं, पेड़ा बनता है, बर्फी बनती है, कुछ भी बनता है गुड़ का। और आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूं कि हम तो हजारों साल से गुड़ ही खाते रहे, ये चीनी तो तब आई जब अंग्रेज आए भारत। अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी सरकार बनाई और अंग्रेजों ने एक चीनी मिल लगाई सबसे पहले सन 1868 में, और उस चीनी मिल ने चीनी बनाई। फिर अंग्रेजों की नकल कर करके हमने खाना शुरू कर दिया, तब से बीमारी लग गई इस देश में। मैंने चीनी का बहुत रिसर्च किया और मैंने उस रिसर्च में ये देख पाया कि जब तक भारत में कोई चीनी नहीं खाता था, किसी को डायबिटीज नहीं थी, किसी का हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी को लकवा नहीं मारता था, ब्रेन हेमरेज नहीं होता था, पैरालिसिस नहीं होता था, जब तक चीनी नहीं थी। और जैसे ही चीनी घुसी इस देश में, बस सारे गड़बड़ी शुरू हो। तो आप इसे निकाल दो और इसके स्थान पे गुड़ हुआ, गुड़ खाओ। और एक छोटी सी बात मुझे समझानी है आपको, आगे बढ़ने दो, उसको निकल जाने दो। ये कुछ नहीं करती भाई, ये कोई काटती नहीं है आपको, इसके दांत नहीं होते। आप हिंदुस्तान की कोई भी चीनी मिल को देखोगे, वो कोई ना कोई भ्रष्ट और कमीने हरामी नेता की है। हाँ, मैं तो पूरे देश में घूम चुका हूं, सारी चीनी मिल, 419 चीनी मिलें हैं देश में, सब देखी हैं मैंने, और वो सब बेईमान नेता, कुछ महाराष्ट्र के नेता हैं उनकी हैं, कुछ कर्नाटक के हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के, कुछ तमिलनाडु के, कुछ उत्तर प्रदेश के। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम चीनी खरीद रहे हैं तो हमारे सारे पैसे कमीने और बेईमानों के घर जा रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं और लूट रहे हैं देश में। तो एक तो चीनी खा के हम बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर से ये बेईमान नेता पैसे वाले हो रहे हैं। तो ये चीनी मत खरीदो, तो बेईमान और हरामी नेताओं के पास पैसे तो ना जाए आपके। इसकी जगह गुड़ खरीदो, गुड़। और गुड़ कौन बनाता है? वो गरीब किसान बनाते हैं। तो आपने जो गुड़ खरीदा तो वो पैसा किसी गरीब किसान के घर जाएगा और उसकी गरीबी मिटाएगा। और चीनी खरीदी तो वो बेईमान और हरामी नेता के घर जाएगा। तो आप सोचो कहां भेजना है आपका पैसा। मेरी बात तो मान लो, गरीबों को दे दो, किसानों को दे दो, उनको जरूरत है आपके पैसे की। और मैंने देखा कि ये जो बेईमान नेता चीनी मिल चलाते हैं, ये किसानों का बहुत शोषण करते हैं। शोषण पता है कैसे होता है? जहां चीनी मिल लगाई जाती है उस पूरे एरिया में कानून लगा देते हैं ये नेता कि जिसके खेत में, अब किसान की मजबूरी है, कानून बना दिया, नहीं देंगे तो पुलिस पीटती है, डंडे से गोली चलाती है। तो किसान बेचारे अपना गन्ना सब चीनी मिल में डाल के आते हैं। और ये चीनी मिल वाले हरामी नेता 3-3 साल किसानों का पेमेंट नहीं करते। 3-3 साल, 4-4 साल गन्ना ले लिया जबरदस्ती, चीनी बनाना और बेच ली और पैसे नहीं देते। कहते 3 साल बाद मिलेंगे, 4 साल बाद मिलेंगे। फिर उन किसानों को आंदोलन करने पड़ते हैं, सड़क जाम करते हैं, रास्ता रोको करते हैं, पुलिस की गोली चलती है, किसान मरते हैं। ये रोज तमाशा होता है। तो एक तो किसानों का शोषण बहुत होता है ये चीनी के चक्कर। और शोषण पता है 2 तरह का। एक तो उनका गन्ना बहुत सस्ता बिकता है, ये चीनी तो बहुत महंगी बिकती, गन्ना बहुत सस्ता ले लेते हैं। चीनी बिक रही है 35-40 रुपए किलो और गन्ना मुश्किल से किसानों का बिकता, मुश्किल से 1.5 से 2 रुपए किलो।
तो बहुत शोषण है। हमारा शरीर भी खराब हो रहा है, नेताओं के पास पैसे बेईमानी के इकट्ठे हो रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है। तो मैं सोचता हूं कि एकमात्र इसका समाधान है कि चीनी हम ना खाएं, पैसे नहीं जाएंगे नेताओं के पास, और गुड़ खाएंगे तो सारे पैसे किसानों को मिलेंगे। मैंने इसका हिसाब निकाल के देखा कि एक साल में हम जितनी चीनी खाते हैं, अगर उतना ही गुड़ खाएं, जितने रुपए की चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाने लगे, तो 15 करोड़ भारत के किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। 15 करोड़ किसान हैं जो बहुत दुखी हैं, गन्ना पैदा करते हैं, और तो गुड़ खाओ भाई, और गुड़ भगवान जी को भी खिलाओ। हाँ, माने भगवान जी का प्रसाद बनाओ ना, तो चीनी का मत बनाओ, पाप लगे, गुड़ का बनाओ। मैंने देखा है भगवान जी को भी चीनी खिलाने लगे, खुद तो मरे गई, भगवान जी को भी डायबिटीज कराए। हाँ, तो प्रसाद बनाओ तो गुड़ का बनाओ, ईश्वर को भी वही खिलाओ भाई जो अच्छा है। तो आप सब गुड़ खाएंगे, चीनी बंद करेंगे, डायबिटीज तो सबकी ठीक होनी ही है, और जो गुड़ खाएंगे उनको डायबिटीज होगी नहीं। और एक आखिरी बात बताना, आप गुड़ खाओगे तो क्या खाएगा? आप खाना खाते हो ना, खाना कितना भी खाना खा लो, उसके पीछे से थोड़ा गुड़ जरूर खाओ। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन के अंत में थोड़ा गुड़ खाना जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसलिए कि जो खाना है ना वो बहुत जल्दी हजम होता है। आपने खाना खा लिया, अगर आप गुड़ नहीं खाओगे तो वो खाना 6 घंटे में हजम होगा, और गुड़ खा लिया तो 4 घंटे में हजम होगा। वही खाना बिना गुड़ खाए 6 घंटे में हजम होता है, लेकिन गुड़ खा लोगे तो 4 घंटे में ही हजम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, गुड़ से खाना बहुत जल्दी हजम होता है। तो खाने के बाद गुड़ खा लिया, इतना तो खा लो थोड़ा सा, ठीक है। और बच्चों को सिखा दो बचपन से। अब एक और छोटी सी बात है कि जब आप गुड़ खरीदना बाजार से तो देख के खरीदना। आजकल कुछ गुड़ ऐसा आ गया है जो बहुत सफेद होता है दिखने में, एकदम सफेद और काफी पीला पीला। ये गुड़ अच्छा नहीं है, बहुत सफेद दिखाई देता है। ये सारे गुड़ में निरमा वॉशिंग पाउडर मिलाते मैंने देखा अपनी आंखों से बनते हुए। सबसे ज्यादा गुड़ बनता है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में, और वहां मैं बहुत घूमा। मैंने देखा कि सफेद करने के चक्कर में निरमा पाउडर मिलाते हैं, और जो किसान ये बनाते हैं उनसे मैंने कहा भाई क्यों करते हो ऐसा काम? करोगे सबसे पहले आपका मोटापा कम हो जाएगा, वजन कम हो, दूसरा ये घुटने का दर्द कम हो जाएगा चीनी छोड़ने। चीनी जैसे ही छोड़ोगे एसिडिटी खत्म हो जाएगी, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, ये नहीं बनेगी। चीनी छोड़ोगे नींद बहुत अच्छी आएगी, चीनी छोड़ते ही बीपी कम हो जाएगा, चीनी छोड़ते ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। ये जहर है ना, ये सब कम हो जाएगा चीनी छोड़ के, तो आप स्वस्थ ज्यादा हो जाओ। तो ये बात आज से अपने जीवन में शुरू करो, आगे चले। और एक दूसरी बीमारी की बात करें, ये तो डायबिटीज का किस्सा हो गया, लंबा हो गया। तो अब एक दूसरी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना है? सबको तो 3 प्राणायाम करने हैं। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, 3 तो रोज करने। और दवा कौन सी खानी है? आयुर्वेद की बहुत सस्ती और बहुत अच्छी एक दवा है दालचीनी, जो अपने घर में ही मिल जाती है। ये खानी है दवा। अब दालचीनी कैसे खाएंगे? दालचीनी को धूप में सुखा के पत्थर में पीस लेना, पाउडर बन जाएगा, और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खाना, रोज सुबह खाली पेट। और अगर थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए है तो इस दालचीनी पाउडर में शहद मिला के खाना, आधा चम्मच शहद
आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। शहद मिलाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिलाओगे तो परिणाम अच्छा है, नहीं तो बिना शहद के भी खाओ बीपी तो ठीक ही होगा दालचीनी पाउडर से। तो लो हाई दोनों ठीक रहेगा मतलब? नहीं, हाई के लिए बोल रहा हूं, लो के लिए बाद में बताऊंगा। तो हाई बीपी ठीक होगा दालचीनी से। और एक दवा है हाई बीपी ठीक करने के लिए, इसकी मात्रा दे देंगे? मात्रा आधा चम्मच। नहीं मतलब टोटल कितना, जैसे अपन ने 3 महीने की हाँ, 1.5-2 महीने, बस 2 महीने से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 100 ग्राम 200 ग्राम? अरे नहीं भैया, 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, आधा चम्मच रोज खाओगे लगभग 150 ग्राम 2 महीने चल जाएगा। एक दूसरी दवा है हाई बीपी के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। मेथी दाना ये जो है ना डायबिटीज भी ठीक करती है, ये हाई बीपी को भी ठीक करती है। इसको आधा चम्मच ले लो मेथी दाने को, 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगो दो और रात भर इसको पड़ा रहने दो पानी में, सवेरे उठ के वो पानी पी लो। बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है, 1.5 से 2 महीने में ठीक कर देगा। एक तीसरी दवा है अपने घर में हाई बीपी के लिए, बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है, छत्तीसगढ़ में सब जगह मिलता है, क्या कहते हैं? कौआ। हाँ, तो ये जो गौहर है या अर्जुन है, इसकी छाल बाजार में मिल जाती है, पत्थर में पीस लो पाउडर बन जाएगा। आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर गर्म पानी से लेना है, और अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो शहद मिला के। नहीं है शहद तो कोई जरूरी नहीं, ऐसे ही लेना गर्म पानी से। ये भी हाई बीपी ठीक करता है। और ये जो अर्जुन छाल है ये हाई बीपी तो ठीक करेगा, ये हृदय की बीमारियों को भी ठीक कर देता है। हृदय में क्या है, जैसे आपको ब्लॉकेज है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करो, एंजियोप्लास्टी, 2 लाख खर्च होगा, आप बिल्कुल मत करो, आप ये खाओ अर्जुन की छाल, ठीक कर देगा। और एक दवा बताता हूं अपने घर में हाई बीपी की, लौकी का रस पियो 1 कप हर दिन खाली पियो। लौकी का रस 1 कप निकालो, उसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालो, पुदीना पत्ता डाल लो, तुलसी पत्ता और काली मिर्च, 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी और 3-4 काली मिर्च, ये सब पीस के डालो और 1 कप लौकी के रस में मिला के पियो। रखता है लौकी का रस, हृदय की बीमारियां भी खत्म हो जाती है इससे। और एक अच्छी दवा बताता हूं हाई बीपी की, बिल्कुल मुफ्त की दवा है वो तो, बेली पत्र के पत्ते, ये हाई बीपी को भी ठीक करते हैं और ये शुगर को भी ठीक करते हैं, डायबिटीज। बेली पत्र के पत्ते 5 तोड़ो, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बना लो, फिर उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करो, इतना गर्म करना कि पानी आधा हो जाए। तो ये बहुत जल्दी हाई बीपी को ठीक करता है। मैंने देखा वो 20-20 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान थे और रोज दिन में 3-3 बार गोलियां खाते थे। ये बेल पत्र के पत्ते ने सबकी गोली बंद कराई, सबकी दवा बंद कराई और 1.5 से 2 महीने में सबका ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया। 20 साल पुरानी बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो। तो प्राणायाम करना है और उसके साथ में इतनी सारी दवाएं ना। और कुछ लोग गलती कर देते हैं, उनको क्या लगता है सब मिला कर खा लो, जल्दी हो जाएगा, मरने की हालत हो जाएगी भाई। एक ही खाना, चाहे तो दालचीनी, चाहे तो मेथी का दाना, चाहे तो अर्जुन की छाल, नहीं तो बेल पत्र के पत्ते का दाना या तो लौकी का रस, कोई यही नहीं। और एक सबसे बढ़िया दवा बताता हूँ, बिल्कुल मुफ्त की दवा है, बहुत अच्छी, गाय मूत्र की वो आधा कप, गोमूत्र, देशी गाय का आधा कप मूत्र सवेरे खाली पेट कोई भी पिएगा, उसी का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, सबसे जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छी चीज है। जिनको भी लो बीपी है उनको कहो कि गुड़ का पानी बनाए, पानी में गुड़ मिलाए, फिर नमक मिलाए,
और नींबू का रस, और इसको दिन में 2-3 बार पिए। 1 गिलास पानी, 15-20 ग्राम गुड़ और थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी या 2 चुटकी भी ले सकते हैं, और नींबू का रस, ये चारों मिला के सुबह शाम कम से कम 2 बार, नहीं तो सुबह दोपहर शाम 3 बार, ये लो बीपी को ठीक करें। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, जिनके पास थोड़े से पैसे हैं खर्च करने के लिए, वो अनार का रस पिए। 1 कप अनार का रस थोड़ा नमक डाल के रोज सुबह पिए, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी का, अंगूर का रस पिए। 1 कप अंगूर का रस नमक डाल के रोज पिए। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, मिश्री खाएं मक्खन मिला। तो ये मत चलो, आवाज करेगा। मक्खन है ना, मक्खन, उसमें मिश्री मिला के खाएं, मक्खन मिश्री। मिश्री है सबके घर में, मक्खन भी सबके घर में है, तो ये खाएं, रोज खाएं, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी के लिए, ये जो दूध होता है इसमें घी मिला के पिए। 1 गिलास दूध गाय या भैंस का हो और उसमें घी मिला दो, चाहे गाय का या भैंस का, रोज पियो। 1 चम्मच घी और 1 गिलास दूध, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक हो। और एक अच्छी दवा है लो बीपी के लिए, गन्ने का रस नमक मिला के पिए, संतरे का रस नमक मिला के पिए, मौसमी का रस नमक मिला के पिए, अनानास का रस नमक मिला के पिए। कुछ ना मिले तो घर में वो किशमिश है ना, किशमिश, इसे किशमिश लोग रात को किशमिश पानी में भिगो दें 10-15, सवेरे उठ के उसको चबा के खाएं, पीछे से वही पानी पिए। और एक सबसे सस्ती और अच्छी दवा बताता, जो सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी है, खाली पानी में नमक मिला के, नमक का पानी, 1 गिलास पानी और खूब अच्छे से उसमें नमक डाल के पीते, सुबह दोपहर शाम, सबका बीपी ठीक। ये गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छी है। जितने ज्यादा गरीब लोग हैं ना, सबको लो बीपी की शिकायत। आप उनको इतना ही बता दो कि भैया नमक ज्यादा खाया करो, पानी में मिला मिला के पीते रहो, तो उतने से ही उनका लो बीपी ठीक हो जाए। आगे चले और एक गंभीर बीमारी की बात करें। छाती की बीमारी है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसकी दवा क्या है अपने घर में? एक तो दवा है दालचीनी, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, गर्म पानी के साथ। थोड़े पैसे हैं तो शहद मिला के खाना है, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, दोनों मिला के गर्म पानी, ब्रोंकियल अस्थमा। और एक दूसरी बिल्कुल मुफ्त की दवा बताता हूं, गाय मूत्र पीना आधा कप, तो दमा बिल्कुल ठीक होता है। दमा भी ठीक होगा, अस्थमा भी ठीक होगा, ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक होगा। ट्यूबरकुलोसिस, गाय गर्भवती है उसका मूत्र नहीं पीना कभी भी। जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र सबसे अच्छा है। कुमारी गाय, बछड़ी, तो दमा अस्थमा ठीक करता है, टीबी ठीक करता है। अगर आप टीबी के लिए अंग्रेजी दवा खाओगे तो 9 महीने लगते हैं ठीक होने, लेकिन गोमूत्र पियोगे तो 3 महीने में ही टीबी ठीक हो जाएगा। और मैंने इसके बहुत परीक्षण देखे हैं करके कि किसी को अंग्रेजी दवा हम देते हैं टीबी ठीक होने के लिए, तो उसकी टीबी बार बार होती है। थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा हो जाती है, फिर ठीक रहता है, फिर हो जाती है। लेकिन जिसने गोमूत्र पी लिया उसको टीबी दोबारा कभी नहीं होती। इसलिए टीबी बहुत अच्छे से गोमूत्र से ठीक हो जाती है। आगे चले, पेट की कुछ बीमारियों की बात करें। पेट में कब्जियत हो जाए, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना हो, मन ना निकले ठीक से, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है अजवाइन। कच्चा अजवाइन होता है, घर में है, इसको आधा चम्मच ले लो और इसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाओ। गुड़ और अजवाइन दोनों मिला के चबा के खाओ, पीछे से गर्म पानी पियो।
और रात को सोते समय करना ये काम, तो सुबह उठते ही एक ही बार में पेट साफ हो जाता है। ये कब्जियत रह ही नहीं सकती।